हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इको मंथन सीरीज में, जहां हम इकोनॉमी के उन कठिनतम कॉन्सेप्ट्स को, उन कठिनतम अवधारणाओं को बहुत ही आसान भाषा में करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर पढ़ते हैं। हम समझते हैं आज की डेट में उन अवधारणाओं की प्रासंगिकता, हम समझते हैं यूपीएससी में वो क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होते हैं, हम समझते हैं उन कठिन टॉपिक्स को जो सब्जेक्ट की पढ़ाई के दौरान हमें लगता है कि हम छोड़ दें तो बेहतर है, और हम समझते हैं कि किस तरह से एक बेहतर उत्तर फ्रेम किया जाए अगर कोई भी प्रश्न इससे संबंधित आए। यह सीरीज केवल और केवल उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यह सीरीज प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए, हर तरह की परीक्षाओं में आपको अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न मिलते हैं। आम जन के लिए है जो वास्तव में इस देश की व्यवस्था में जी रहे हैं और देश की व्यवस्थाओं को समझना चाहते हैं। तो यह एक सामान्य समझ के साथ साथ यूपीएससी का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए एक यूनिक टाइप की सीरीज शुरू की गई है स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म के द्वारा, और मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है पब्लिक डेब्ट। क्या कर्ज हमेशा बुरा होता है? हम हमेशा सुनते हैं कर्ज एक ऐसा शब्द है जो वास्तव में आम इंसान के लिए डर का प्रतीक है। घर का कर्ज, बैंक का कर्ज, दोस्तों से उधार। कर्ज का मतलब कहीं ना कहीं होता है बोझ। लेकिन क्या सरकार के लिए भी यही सच है? क्या वास्तव में सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट भी सरकार के लिए उतना ही बड़ा डरावना बोझ है, या फिर यह विकास का एक औजार है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेवलपमेंट। अगर सरकार घाटे में है तो क्या हम मान लें कि देश कमजोर है, या यह संकेत है कि सरकार भविष्य की आय के भरोसे पर आज निवेश कर रही है, आज पैसे का अरेंजमेंट कर रही है? सोचिए, अगर कोई परिवार अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कर्ज लेता है या मकान के लिए कर्ज लेता है, तो वास्तव में वह केवल खर्च नहीं कर रहा है, वह भविष्य की नींव बना रहा है। तो इसी प्रकार सरकार अगर सड़कों पर, बिजली पर, ऊर्जा पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए कर्ज ले रही है, तो वह भी कहीं ना कहीं भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रही है। लेकिन इसमें भी एक पेचीदगी है। कर्ज तब तक वरदान है जब तक वह उत्पादक निवेश यानी कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए। लेकिन अगर वही कर्ज लगाया जा रहा है कंजम्पशन में, खपत में, सब्सिडी में या राजनीतिक वादों को पूरा करने में, तो वह भविष्य में एक बड़ा वित्तीय संकट बनेगा। और यही अंतर है एक अच्छे कर्ज और एक खराब कर्ज की। देखिए, आपको एक उदाहरण देता हूं। जापान की जीडीपी में 260% से ज्यादा यानी कि 260% से ज्यादा जीडीपी का कर्ज है जापान की इकोनॉमी पर। लेकिन जापान की इकोनॉमी एक स्थिर, स्टेबल और डेवलप्ड इकोनॉमी मानी जाती है क्योंकि उनका कर्ज घरेलू निवेश और पूंजी निर्माण में खर्च होता है। वहीं अगर आप श्रीलंका को देखें, पाकिस्तान को देखें, तो उनका कर्ज कहां इस्तेमाल होता है? उनका कर्ज इस्तेमाल होता है आयात पर और उपभोग पर। वे डिफॉल्ट होने की कगार पर आ गए हैं। तो सवाल यह नहीं है कि कर्ज कितना है, सवाल यह है कि कर्ज कहां और कैसे खर्च किया जा रहा है, और यही है आज के मंथन का विषय। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज बात करेंगे कर्ज पर। तो देखिए, कर्ज की अवधारणा क्या है, पब्लिक डेब्ट होता क्या है, किस तरह से लिया जाता है। तो सरकार के, जो भारत सरकार की अगर हम बात करें फॉर रेफरेंस, तो दो तरीके के कर्ज होते हैं। एक इंटरनल डेब्ट होता है जिसे हम आंतरिक ऋण कहते हैं, और एक एक्सटर्नल डेब्ट होता है जिसे हम बाह्य ऋण कहते हैं। इंटरनल डेब्ट जो है वो देश के भीतर लिया गया कर्ज है, जैसे आप RBI से लें, कॉमर्शियल बैंक से लें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें, बॉन्ड्स आदि के द्वारा लें या पब्लिक से लें। इनके द्वारा आप पब्लिक से भी निवेश लेते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल डेब्ट क्या होता है? एक्सटर्नल डेब्ट या बाह्य ऋण होता है जब आप विदेशी संस्थानों से ऋण लें, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, या अन्य देशों से ऋण लें, अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लें, तो उसे हम बाह्य ऋण कहते हैं। सरकारी ऋण वास्तव में क्यों लिया जाता है? सरकारी ऋण लिया जाता है घाटे को पूरा करने के लिए। अब जब सरकार अपनी आय से ज्यादा खर्च कर रही है तो उसका घाटा हो रहा है, और उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेने पड़ रहे हैं। कर्ज सरकार कहां से ले सकती है? इंटरनली या एक्सटर्नली ले सकती है। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो 2024 में भारत का कुल सरकारी कर्ज जीडीपी का लगभग 81% था। उस 81% में से 91% जो डेब्ट है वो हमने आंतरिक ऋण के तौर पर ली हुई थी।
और ये जो आंतरिक ऋण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आरबीआई आदि के द्वारा लिया गया था। सॉरी, ये 95% थी, केवल 5% डेब्ट हमने वाहे लिया हुआ था। तो इस तरीके से हमारा जो ऋण का कॉम्पोजिशन था वो था। मुद्दा यह है कि सरकार किन किन चीजों के लिए कर्ज ले रही है और क्यों कर्ज ले रही है। तो अगर हम देखें तो सरकार क्यों कर्ज लेती है, तो सरकार सबसे पहले लेती है राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व व्यय जो सरकार के डे टू डे एक्सपेंडिचर है और जो सरकार की डे टू डे इनकम है उनको हम राजस्व आय कह सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म में इनकम और एक्सपेंडिचर होती है, विद इन ईयर कंज्यूमेबल होती है। तो वो अगर सरकार पूरा नहीं कर पा रही, यानी कि सरकार की रेगुलर इनकम उसके रेगुलर खर्चों को नहीं पूरा कर पा रही है, तो उसको हम आसान भाषा में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और ये फिस्कल डेफिसिट अगर पूरा नहीं हो रहा है तो सरकार को अपने रूटीन खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, सरकार अगर बड़े पैमाने पर विकास करना चाह रही है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को चलाना चाहती है, रेलवे, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, या पूंजीगत व्यय करना चाहती है, तो उसे कर्ज लेना पड़ता है। तीसरा, सामाजिक योजनाओं के लिए भी सरकार कर्ज लेती है, जैसे गरीबों को सब्सिडी देना, वेलफेयर स्कीम्स चलाना, पेंडेमिक के दौरान लोगों की मदद करना, नेचुरल डिजास्टर के समय राहत पहुंचाना, इन सब चीजों के लिए भी सरकार कर्ज लेती है। और इसके साथ साथ सरकार तब भी कर्ज लेती है जब उसे शॉर्ट टर्म में तरलता यानी लिक्विडिटी मेंटेन करनी हो या आपातकालीन सहायता प्रोवाइड करानी हो। तो सरकार इन सब मेजर वजहों से, ये सब बड़ी और मुख्य वजह हैं जिनकी वजह से सरकार कर्ज लेती है। अब मुद्दा यह है कि सरकार का कर्ज कब अच्छा है और कब बुरा है। तो अगर हम सरकार के कर्ज की बात करें तो सरकार का कर्ज कई बार अच्छा और कई बार बुरा हो सकता है। तो सरकार के कर्ज के अच्छा और बुरा होने की स्थिति कब आती है? देखिए, सरकार का कर्ज तब नकारात्मक माना जाता है जब कर्ज में लिए गए पैसे से सब्सिडी, ब्याज का भुगतान यानी कि अनप्रोडक्टिव खर्च हो रहे हैं, जिनसे कोई भी फ्यूचर में प्रोडक्शन नहीं बनना है। लेकिन ये सकारात्मक हो सकता है जब कर्ज से आप सामाजिक अवसंरचना का विकास करें, आर्थिक अवसंरचना का विकास करें, भौतिक अवसंरचना का विकास करें, भविष्य के लिए आय के स्रोत बनाएं, तो यह सकारात्मक होता है। भारत की स्थिति अगर हम 2024-25 में देखें तो भारत का कुल सार्वजनिक ऋण जो है वो जीडीपी का लगभग 81% है, केंद्र सरकार का 58% और राज्य सरकारें 23% कर्ज जीडीपी का ले रही हैं। इंटरेस्ट पेमेंट के बर्डन की बात करें तो केंद्र सरकार की कुल आय का लगभग 40% ब्याज भुगतान में चला जाता है। और एफआरबीएम एक्ट यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 की बात करें तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 60% तक सीमित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार 40% और राज्य सरकार 20% तक ऋण ले सकती है। कोविड-19 के बाद यह लक्ष्य फिलहाल लचीला किया गया था। तो अगर हम बात करें तो भारत सरकार बहुत सारे कर्ज लेती है जो अनुत्पादक भी होते हैं, लेकिन कई सारे कर्ज भारत की भविष्य की आर्थिक अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना और भौतिक अवसंरचना के निर्माण के लिए भी होते हैं। तो ये तो भारत की स्थिति है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें, ग्लोबली देखें, तो क्या स्थिति बनती है? ग्लोबली अगर हम देखें तो भारत की हमने बात करी 81% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, अधिकांश घरेलू ऋण है और स्थिति नियंत्रण में है। और यह रिपोर्ट अभी कुछ समय पहले आईएमएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत के कर्ज कंट्रोल में है। जापान की बात करें तो लगभग 260% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, सारा घर ज्यादातर घरेलू है और जोखिम कम है इसमें। अमेरिका की बात करें तो 120% तक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, जो लगातार बढ़ रहा है। घाटा और डॉलर रिजर्व का एडवांटेज ये प्राप्त करते हैं। श्रीलंका की बात करें 125% तक है, जिसमें बाहरी ऋण और गलत नीतियां हैं और इसी कारण यहां पर क्या हुआ, आर्थिक संकट हुआ। जर्मनी की बात करें 65% तक है। फिस्कल डिसिप्लिन और उच्च उत्पादन क्षमता के कारण ये इसको मेंटेन करते हैं और इनका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बहुत अच्छा है। तो अब आपने इस पूरे वीडियो से एक चीज समझ ली कि वास्तव में कर्ज बुरा नहीं है, कितना कर्ज लिया गया है ये भी बुरा नहीं है। बुरा यह है या अच्छा यह है कि आप उस कर्ज का इस्तेमाल कहां करने वाले हैं। जापान का एग्जाम्पल इसीलिए बार बार दिया कि आप समझें कि जब आपसे कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत के लोगों पर इतना कर्ज है, वो कर्ज का एक बहुत जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। वास्तव में हमें यह देखना होगा कि उस कर्ज का इस्तेमाल सरकार कर कहां रही है। क्या वह उन खर्चों के लिए इस्तेमाल कर रही है जो खर्च भविष्य में चलकर हमें एक बेहतर अवसंरचना देंगे, हमें एक बेहतर विकास का मॉडल देंगे। हमें यह जरूर देखना चाहिए। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यूपीएससी क्या पूछता रहा है
और अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 साल से लगातार इस एरिया से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 2020 का एक क्वेश्चन लेता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय उत्तरदायित्व के लिए सही है? एफआरबीएम एक्ट का उद्देश्य राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को नियंत्रित करना है। पॉइंट नंबर 2, यह अधिनियम राज्य सरकारों पर लागू नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने एफआरबीएम एक्ट के प्रावधानों को निलंबित किया। आपको बताना है 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है या सारे सही हैं। कमेंट करके इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। पीवाईक्यू में आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। मेंस की अगर हम बात करें तो यह मेंस का भी एक बहुत फेवरेट टॉपिक है। पिछले 5 साल में हर साल और यहां तक कि 2022 में 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। मैं केवल 2 क्वेश्चन फॉर सैंपल ले रहा हूं जिससे आप बाकी क्वेश्चंस को भी देखें और कर सकें। क्वेश्चन यह है, 2022 में पूछा गया कि भारत में सार्वजनिक ऋण का बोझ कितना गंभीर है, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी के संदर्भ में चर्चा कीजिए। 2021 का प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करना भारत के लिए इतना कठिन क्यों रहा है? कारणों और नीतिगत चुनौतियों की विवेचना कीजिए। अब आप अगर देखेंगे तो यूपीएससी का क्वेश्चन भी आप इस डिस्कशन से कर सकते हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स का और मेंस का क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं। आप लिखना चाहें तो बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। यह है इको मंथन सीरीज की उपयोगिता। उम्मीद है आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आपके लिए यह सीरीज कितनी हेल्पफुल है, क्योंकि यह मेरे लिए एक बड़ा मोटिवेशन होगा अपनी सीरीज को और बेहतर करने के लिए। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, 2026 टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिन्होंने ना तो कोई बैच लिया है और ना ही कोई प्रॉपर गाइडेंस लेकर के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। लेकिन ये बहुत बड़ा भी है। बड़ा इसलिए है कि बहुत छोटे से अमाउंट में, यानी कि मात्र 7,999 रुपए में उन्हें 2026 के यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। पूरा फास्ट ट्रैक बैच दिया जाएगा, प्री मेंस और इंटरव्यू P2I पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा और इसके साथ साथ उन्हें मेंटोरशिप का भी सपोर्ट दिया जाएगा, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा। आप हमारे कोर्स की पूरी विशेषताएं हमारे ऐप पर, हमारे वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। आपको पूरा क्लास का मॉड्यूल भी मिल जाएगा। ये अक्टूबर हिंदी बैच है, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। अगर अभी तक आपने कुछ ज्वाइन नहीं किया है, आपको ध्यान रखना है कि यह केवल 11 अक्टूबर 2025 तक अवेलेबल है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, पीके लाइव। पीके लाइव क्या है? पीके लाइव एक कोड है जो कि फैकल्टी कोड है, मेरा फैकल्टी कोड है। इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपको ये डिस्काउंटेड फीस मिलेगी। आप जब भी स्टडी IQ से कोई कोर्स खरीदें, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो ऑप्शनल का हो, चाहे वो स्ट्रेट PCS का हो या जुडिशरी का या यूपीएससी का, जब भी आप कोई कोर्स खरीदें स्टडी IQ से, यह कोड इस्तेमाल करें। यह कोड आपको सबसे सस्ते रेट पर वो कोर्स उपलब्ध कराएगा, जो कोर्स आपको वहां पर बहुत महंगा डिस्प्ले हो रहा होगा। तो एक कोड नोट कर लीजिएगा, इस कोड के सहारे एडमिशन लीजिएगा। मिलते हैं बैचेस में। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।